हाँ जी, गुड आफ्टरनून सबको। आप बाकियों को भी गुड आफ्टरनून जी। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। टॉपिक चल रहा है हमारा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, जिसमें हमने शुरू किया था सेक्शन नंबर 11। ठीक है जी। कल की क्लास में सबसे पहले हमने पढ़ा था सेक्शन 10, जो क्या बताता है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर कितने होंगे, विच इज डिसाइडेड बाय पार्टीज। बस पार्टीज क्या ध्यान में रखें कि कभी भी नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर किससे ज्यादा ना हो, इवन नंबर नहीं होना चाहिए। और अगर पार्टीज ने डिसाइड नहीं किया तो आर्बिट्रेशन में कितने आर्बिट्रेटर होंगे, सोल आर्बिट्रेटर, यानी कि एक ही आर्बिट्रेटर होगा। ये हमने पढ़ा था सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 के बाद हमने पढ़ना शुरू किया सेक्शन नंबर 11। सेक्शन 11 किस चीज की बात करता है जी? अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। सेक्शन 11 पहला दिन है किसी का आज, है ना? ठीक है जी। आपने CSET क्लियर कर लिया है? ओके। अभी ऐसे आप सुनते चलो, जितने पॉइंट समझ में आए अच्छा है, अदरवाइज कुछ लेक्चर्स आपको पहले देखने पड़ेंगे, तब क्लियर हो जाएगा। लगभग 50% बातें आपको समझ में आ जाएंगी कि हाँ किसकी बात हो रही है। सिर्फ एक बात अभी इतनी जान लो, आर्बिट्रेटर वो इंसान होता है जो दो लोगों का डिस्प्यूट सोल्व करता है। इट्स जस्ट लाइक कि हम दोनों का अगर डिस्प्यूट है तो हम वैसे कोर्ट में जाते हैं, बट अगर कोर्ट में ना जाए तो किसी इंडिपेंडेंट को, जैसे आप, मैं नहीं जानता आपको, मैंने आज आपको पहली बार देखा है, ये भी आपको नहीं जानते, तो हम आपको अपॉइंट कर सकते हैं कि आप हमारा डिस्प्यूट सोल्व करवा दो, और आपको आर्बिट्रेटर बुलाएंगे। बस इसके बारे में बात हो रही है, थोड़ी बहुत इतना समझिएगा। ठीक है जी। तो सेक्शन 11 किस बारे में बात करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स। ओके जी। जिसका सबसेक्शन 1 ये कहता है कि आर्बिट्रेटर की नेशनैलिटी, यानी कि आर्बिट्रेटर किस देश का होगा, उसका जवाब क्या है? Arbitrator can be of any nationality unless otherwise agreed by the parties. Arbitrator किसी भी देश का हो सकता है, unless यानी कि अगर पार्टीज ने अदरवाइज एग्रीड, अनलेस अदरवाइज एग्रीड मतलब पार्टीज ने कुछ और डिसाइड कर रखा है तो वो होगा, अन्यथा क्या हो सकता है जी? आर्बिट्रेटर किसी भी देश का हो सकता है। और मैंने आपसे पूछा भी था और आपने मुझे बताया था कि सर अगर ऐसा हो जाए, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, यानी कि एक पार्टी इंडिया की, दूसरी पार्टी कहीं बाहर की है, तो फायदा इसी में है कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो उस कंट्री का जो इन दोनों कंट्री का ना हो, जो ना तो यहाँ का हो इंडिया का, ना उस कंट्री का जिसकी दूसरी पार्टी है। ऐसा आपने बताया था और ऐसा ही होता है। डन। ये हमने पढ़ा था सबसेक्शन 1 में। फिर हमने ये पढ़ा था सबसेक्शन 2 ये कहता है कि पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर, या ये कह लो पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। ये हमने पढ़ा था सेक्शन, बोलो भाई फटाफट से, 11। सबसेक्शन 1 ने तो क्या बताया था? नेशनैलिटी। सबसेक्शन 2 ने क्या बताया जी? पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, यानी कि पार्टीज फ्री हैं डिसाइड करने के लिए, किसको? आर्बिट्रेटर को नहीं, वो प्रोसीजर जिससे आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। आ गई बात समझ में? बोलो भाई। और फिर हमने ये पढ़ा था कि इसके दो रिजल्ट हो सकते हैं कि या तो पार्टीज क्या कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे किसके बारे में? प्रोसीजर के बारे में। आर्बिट्रेटर मत बोलना, किसके बारे में? प्रोसीजर के बारे में। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि पार्टीज क्या ना करे जी? डिसाइड ना करें किसके बारे में? प्रोसीजर के बारे में, यानी कि पार्टीज ने प्रोसीजर डिसाइड नहीं किया। तो उस चीज के लिए क्या आया था हमारे पास? सबसेक्शन 3, जो क्या कहता है जी कि इफ पार्टीज फेल्स टू डिसाइड द प्रोसीजर एज पर, या कह लो अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 2, और पार्टीज अपॉइंट करना चाहती हैं कितने? 3 आर्बिट्रेटर, तो वो क्या करेंगे जी? ये वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्या? कि वन पार्टी शैल अपॉइंट वन आर्बिट्रेटर, अदर पार्टी शैल अपॉइंट अदर आर्बिट्रेटर, एंड द 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स विल अपॉइंट थर्ड आर्बिट्रेटर हु शैल एक्ट एज प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर। डन। डन। हर रोज हर पल जो पढ़ो इतना अच्छे से पढ़ लो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैं पहले बता रहा हूं, डेली का कंटेंट डेली पैक कर दो, अन्यथा अगर आपने 3-4 दिन नहीं पढ़ा, जैसे भाई
ठीक है, मजबूरी में नहीं पढ़ पाए, या फिर वो हैं, या फिर जैसे आज इन्होंने ज्वाइन किया, इनको अभी नहीं पता, लेकिन आप खुद सोच करके देखो कि 3 दिन का जो कंटेंट है वो कितना है, और जिसमें अभी हम बहुत स्लो पढ़ रहे हैं, तो ऐसे रिकवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। संडे तक सभी बच्चे जिसका जो कंटेंट पेंडिंग हो रिकवर कर लेना, मैं पहले बता रहा हूं। आ रही है बात समझ में? डेली का काम डेली पैक कर दो, ये आज पढ़ लिया तो 3-4 बार इतने अच्छे से पढ़ देंगे कि अगली बार सिर्फ रिवाइज करे और हमें याद रह जाए। सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 कहता है पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड द प्रोसीजर। सबसेक्शन 3 कहता है पार्टीज ने प्रोसीजर डिसाइड नहीं किया, और आर्बिट्रेटर कितने हैं? 3। तो कैसे अपॉइंट करना? एक एक को लाए, दूसरा दूसरे को लाए, जो दोनों आए वो तीसरे को लाए। और कह रहे जी अगर ऐसे हो गया, ठीक है जी, तो बधाई हो, क्या हुए हैं? आर्बिट्रेटर्स हुए हैं। कितने? 3। आई बात समझ में? बोलो भाई। और अगर ये भी फेल हो जाए जी, सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 भी फेल हो जाए, तो कौन बीच में आता है? सबसेक्शन 4 आता है। 4 कहता है अगर 3 फेल हो गया, आई बात समझ में? यानी कि 3 ने जो तरीका बताया था वो भी फेल हो गया। फेल कैसे हुआ? या तो एक अपॉइंट नहीं कर पाई पार्टी, या दूसरी अपॉइंट नहीं कर पाई, या 2 आ गए थे जी, वो 2 तीसरे को नहीं ला पाए। तो क्या करना जी? कहां चले जाना? सुप्रीम कोर्ट, और एज द केस में बी हाई कोर्ट, और एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय सच कोर्ट। कहां चले जाना? सुप्रीम कोर्ट, या जो भी आपका केस है उस अनुसार हाई कोर्ट, या उनके द्वारा उन्होंने किसी पर्सन या इंस्टीट्यूशन को अपॉइंट कर रखा है जी, तो उनके पास चले जाना। इतना हमने पढ़ा था। आ गई बात समझ में? बोलो भाई, यह बात क्लियर है? ये हमने पढ़ा था। डन? बोलो भाई। सबसेक्शन 5 क्या कहता है? एक बार देख लो, आप कहोगे अरे इतनी आसान सी बात। टाइटल क्या है इसका? फेलियर टू एग्री ऑन द आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 2। आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाए, आर्बिट्रेटर एक की बात हो रही। सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 ने क्या बताया था? 3 की बात करी थी उसने। सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 कहता है जी फेलिंग एनी एग्रीमेंट रेफर्ड टू इन सेक्शन 11 सबसेक्शन 2, यानी कि पार्टीज ने क्या नहीं किया जी? ये वाला प्रोसीजर ही डिसाइड नहीं किया। वापस से यहीं आ गए हम। देखो एक बार के लिए हमें यहीं ले आए वापस कि पार्टीज क्या नहीं कर पाई, ये वाला, कि जो पार्टीज को डिसाइड करना था प्रोसीजर वो नहीं डिसाइड कर पाए। कौन सी आर्बिट्रेशन में? इन एन आर्बिट्रेशन विद ए सोल आर्बिट्रेटर। कि पार्टीज को क्या डिसाइड करना था? प्रोसीजर डिसाइड करना था। किसके अपॉइंटमेंट के लिए? सोल, एक आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के लिए, वही नहीं कर पाए। यानी कि इफ द पार्टीज फेल टू एग्री ऑन द आर्बिट्रेटर within 30 days from receipt of a request by one party from the other party to so agree the appointment shall be made। मतलब कह रहे हैं जी कि एक ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट होना था, उसी का प्रोसीजर डिसाइड नहीं कर पाए। अब मेरी बात समझो आप, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है, क्या ही प्रोसीजर होगा उसके लिए? यही होगा, या तो ये मुझे बताएंगे मैं एग्री कर दूं, या मैं इन्हें बताऊंगा ये एग्री कर दें। ऐसा ही होता होगा, कोई बहुत बड़ी राम कहानी तो नहीं है। वही प्रोसीजर डिसाइड नहीं किया, वही अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही। ये मुझे बताते हैं तो मैंने मना कर दिया, मैंने इनको बताया, इन्होंने मना कर दिया, 30 दिन बीत चुके हैं। अब कैसे अपॉइंटमेंट होगी? सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 कह रहा है, देखो ध्यान देना, सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 ने किसके बारे में बताया था? 3 आर्बिट्रेटर। 1 आर्बिट्रेटर के बारे में किसने बताया? आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं कि एक आर्बिट्रेटर हो तो क्या है। उसके लिए कौन आया जी? 5। उसके लिए सबसेक्शन 5 बना है। आ गई बात समझ में? उसके लिए कौन बना है? सबसेक्शन 5। ठीक है जी, और यहीं लिख रहा हूं मैं सबसेक्शन 5, ये रहा। सबसेक्शन 5 ने किस केस की बात की है? कि जिसमें एक आर्बिट्रेटर हो, और वो नहीं हो पाया तो क्या होगा? द अपॉइंटमेंट शैल बी मेड ऑन एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 11 सबसेक्शन 4 एज प्रोवाइडेड अबाउट। ठीक ऐसे, और ठीक ऐसे का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट, और एज द केस में बी हाई कोर्ट, और एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन
डेजिग्नेटेड बाय सच कोर्ट। यानी कि सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 भी हमें कहां भेज देता है वापस से, सबसेक्शन 4 के पास ही भेज देता है। ओके, बोलो भाई, इतनी कहानी समझ में आ गई? कहानी का ये वाला हिस्सा आपने अभी समझा है। कौन सा हिस्सा? जो इस तरफ है कि पार्टीज प्रोसीजर ही डिसाइड नहीं कर पा रही थी बेचारी। आई बात समझ में? पार्टीज क्या नहीं कर पा रही थी? प्रोसीजर डिसाइड नहीं कर पा रही थी। अब दूसरी कहानी पढ़ेंगे, दूसरी तरफ आएंगे कि पार्टीज डिसाइडेड द प्रोसीजर। पार्टीज कैसी हैं जी? सच्ची और अच्छी। उन्होंने बेचारों ने क्या किया है? डिसाइड कर लिया है, डिसाइडेड द प्रोसीजर। पार्टीज ने प्रोसीजर डिसाइड कर रखा है। हम दोनों ने डिसाइड कर रखा है, एक है तो कैसे लेकर के आना है, तीन है तो कैसे लेकर के आने हैं, हमने डिसाइड कर रखा है। और इसके दो नतीजे हो सकते हैं अगर हमने डिसाइड किया है तो। क्या? हमारा बनाया गया प्रोसीजर क्या हो जाए? पास। तो आर्बिट्रेटर क्या हो जाएगा? यस, आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड। हमारा प्रोसीजर सक्सेसफुल रहा तो आर्बिट्रेटर क्या हो जाएगा? अपॉइंट हो जाएगा। और तीन है तो तीन अपॉइंट हो जाएंगे। और हम क्या बोलेंगे जी? मुबारक हो। आ गई बात समझ में? बोलो भाई कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ है या आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट हुए हैं। आ गई बात समझ में? पक्का? डन? और ऐसा भी तो हो सकता है हमने जो प्रोसीजर डिसाइड किया था वो क्या ना हो? पास ना हो, यानी कि फेल हो जाए। जो हमने डिसीजन लिए थे, जो हमने प्रोसीजर बनाया था वो क्या हो जाए? फेल हो जाए। देखो क्या लिखा है, फेलियर टू फॉलो द प्रोसीजर एग्रीमेंट या फंक्शन। सेक्शन 11 सबसेक्शन 6 स्टेट्स दैट क्या? वेयर अंडर एन अपॉइंटमेंट प्रोसीजर एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज। पार्टीज ने जो प्रोसीजर डिसाइड किया था, क्या डिसाइड किया था? कुछ भी हो सकता है जी। ये था दो आर्बिट्रेटर ये लाएंगे, एक मैं लाऊंगा, या फिर ऐसा था दो आर्बिट्रेटर मैं लाऊंगा, एक ये लाएंगे। हो सकता है या नहीं हो सकता? हमारा प्रोसीजर, हमारी मर्जी, कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। तीनों ये लाएंगे या तीनों मैं लाऊंगा या एक एक लाएंगे और वो दो एक को लाएंगे। हमारी आर्बिट्रेशन, हमारी मर्जी। दिक्कत किसी को है? किसी को दिक्कत नहीं है भाई। और हो भी तो होती रहे। आर्बिट्रेशन किसकी? हमारी। डिसीजन किसके? हमारे। अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? हम करेंगे। आ रही है बात समझ में? लेकिन क्या करें, वो प्रोसीजर क्या हो गया? फेल। फेल क्यों हुआ? या तो एक पार्टी फेल हो गई, मतलब मैं नहीं ला पा रहा उस प्रोसीजर के तहत। एक आर्बिट्रेटर लाना था, दो लाने थे, तीन लाने थे, जो भी लाने थे, मैं नहीं ला पा रहा। या दोनों पार्टीज फेल हो गई, या हम दो तो ले आए थे, वो दो फेल हो गए तीसरे के बारे में, मतलब हमारा वो प्रोसीजर नहीं चल पा रहा। या फिर तुम्हें पता है हमने क्या डिसाइड किया था? बता देते हैं। हमने ये डिसाइड किया था हमारा आर्बिट्रेटर विपिन सर अपॉइंट करके देंगे। आई बात समझ में? पता है तुम्हें? ये किसको पता है? अभी बताया है ना? पता था तुम्हें? नहीं पता था? ठीक है जी, हमने कल डिसाइड किया था क्लास के बाद कि हमारा आर्बिट्रेटर विपिन सर लाएंगे। ये प्रोसीजर था हमारा। और तुम्हें पता है विपिन सर भी नहीं ला पाए। यानी कि हमने जो पर्सन या हमने जो इंस्टीट्यूशन जिनको बोला था तुम ला देना आर्बिट्रेटर, फेल्स टू परफॉर्म एनी फंक्शन एंट्रस्टेड हिम और इट अंडर दैट प्रोसीजर। जिस पर्सन को, देखो पर्सन के लिए लिखा है हिम, इंटरेस्टेड हिम, और हमने बोला था इंस्टीट्यूशन, हमने ये बोला था हमारा आर्बिट्रेटर कौन ला करके देगी? विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स। वो नहीं ला पाए हमारा आर्बिट्रेटर, तो उसके लिए लिखा है कि इंटरेस्टेड हिम और इट, वो क्या हो गई जी? फेल हो गए। तो क्या करें? सोच लो। प्रोसीजर बनाया, प्रोसीजर फेल हो गया, अब कहां जाएं? पता है ना, एक्ट के पास। एक्ट ने आगे लिखी रखा है कहां चले जाना?
A party may request the Supreme Court, or as the case may be, the High Court, designated by such court, कि क्या कर दो जी, to take necessary measure, आप क्या कर दो जी, हमारे लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दे दो। और कब नहीं जाएंगे, अनलेस एग्रीमेंट में कुछ और भी लिख रखा था पहले से ही, जैसे हमने ये डिसाइड कर रखा था। अब बता दो क्या डिसाइड कर रखा था, अगर पता है तो। नहीं पता ना, कैसे पता होगा, डिसाइड हमने किया था, हमने ये डिसाइड कर रखा था विपिन सर अगर फेल हो गए तो कपिल सर के पास जाएंगे। ठीक है जी। और कपिल सर फेल हो गए तो नीरू मैम के पास जाएंगे। हमने ये तरीके डिसाइड कर रखे हैं पहले से। आई बस तुम क्यों बता रहे हो, हमारा एग्रीमेंट हमने डिसाइड कर रखा है, कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे, हमारी मर्जी। हमने एग्रीमेंट में कुछ और लिख रखा है तो वैसे चलेंगे, नहीं लिख रखा तो कहां चले जाना, सुप्रीम कोर्ट और एज द केस में भी हाई कोर्ट। आ रही है बात समझ में? यानी कि यहां पे लिख दूं क्या, बोलो भाई, कहां आएगा, सेक्शन 11 सब सेक्शन 6, बोलो भाई। इधर आएगा नहीं, इधर आएगा नहीं, इधर आएगा। सबसेक्शन 6 कहता है कि पार्टीज ने जो प्रोसीजर डिसाइड किया था वो क्या हो गया, फेल, इस कारण से आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हो पाया। तो क्या कर लेना जी, एक्ट बताएगा। और एक्ट ने क्या बता रखा है, बोलो, सुप्रीम कोर्ट और एज द केस में बी हाई कोर्ट और एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय सच कोर्ट, अनलेस हमने कुछ और डिसाइड ना कर रखा हो। अनलेस कॉन्ट्रेरी लिख रहा हूं, यानी कि कुछ और डिसाइड ना कर रखा हो, तो ऐसे अपॉइंट हो जाएगा। समझ गए भाई, बोलो भाई। डन। ये बात किसने बोली, सबसेक्शन 6 ने बोली। ये बात किसने बोली है, सबसेक्शन 6 ने बोली है कि पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड दैट प्रोसीजर एंड सच प्रोसीजर फेल्स, तो ऐसे अपॉइंट कर लेना। डन डन। 6 के 6 सबसेक्शन क्लियर है। सबसेक्शन 1 की कहानी क्या है, नेशनैलिटी। ठीक है जी, यहां लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए। डन। सबसेक्शन 2 की कहानी क्या है, पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड सच प्रोसीजर, और वो प्रोसीजर बना लेते हैं और पास हो गया तो बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही कह रही है गुड़िया, बधाई हो। और वो प्रोसीजर फेल हो गया तो सबसेक्शन 6, ध्यान दो, 3 नहीं भाई, प्रोसीजर बनाया था वो फेल हुआ है तो कहां है, 6 में। और अब बनाया ही नहीं तो 3 में, 3 थे तो 3 में, 1 था तो 5 में। आ गई बात समझ में, 3 थे तो 3 में, 1 था तो 5 में। और 3 वाला फेल हो गया तो कहां गए, 4 में। और 5 वाला भी फेल हुआ तो 4 में ही, दोनों ने कहां भेजा, 4 में। और 4 क्या कहता है, जो 6 कहता है, सुप्रीम कोर्ट और एज द केस में। हाँ मुझे पता आपको आता है, वेरी गुड। आगे बात समझ में, बोलो भाई। कोई भी बालक जो ये कहता है कि थोड़ा सा लग रहा है जी कुछ ऊंचा नीचा है इसमें, मेरे को डाउट आ रहा है, कुछ भी, ठीक है जी। जो नहीं आ पाए थे किसी भी मजबूरी में कल, पता लग रहा है क्या हुआ है, आ रहा है समझ, सच्ची बताना, आ गया पूरा समझ, बताइए क्या आया समझ। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 टू सबसेक्शन 6 बता दीजिए। ओके, वेरी गुड। कौन, अच्छा तीसरा सबसेक्शन है, ओके ओके। हम्म, हम्म, ऐसा नहीं कहा है, ऐसा है उसमें ये लिखा है कि पार्टीज प्रोसीजर ही डिसाइड नहीं कर पाई। हाँ, तो ठीक है,
ठीक है, खुश क्यों हो रही है फिर? बिल्कुल सही है ये। आगे। नहीं, वो सब सेक्शन 4 में जाएंगे। और क्या कहता है? और वो कहता है जो 6 कहता है? नहीं, और वो कहता है जो 6 ने कहा है। कैसे? अब देखो, बैठ जाओ। ठीक है, ध्यान देना। याद आ रहा है कल 4 अक्षर नहीं पढ़ाए थे? सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट सब्जेक्ट टू सेक्शन 11 सबसेक्शन 6। इसका अर्थ आज समझ जाओगे आप। अब समझे इसका अर्थ क्या है? कि सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 काम करता है किसको ध्यान में रखते हुए? सबसेक्शन 6 को ध्यान में रखते हुए। सबसेक्शन 6 को ध्यान में क्यों रखना है, अब समझ में आ गया? इसको इसलिए ध्यान में रखना है भाई, क्योंकि हो सकता है पार्टीज ने क्या कर दिया हो जी, प्रोसीजर बना लिया हो। आई बात समझ में? और वो फेल हो जाए तो वहां जाना। कह रहे सबसेक्शन 2 ने यही बोला, सबसेक्शन 6 के ऊपर ध्यान जरूर दे लेना। सबसेक्शन 6 को इसने यहां रेफर करके बोल दिया, पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड द प्रोसीजर। यानी कि सबसेक्शन 6 ध्यान दे लेना, आप प्रोसीजर बनाओ और वो फेल हो गया कल को तो टेंशन नहीं लेना। सबसेक्शन 6 ने बता रखा है कहां चले जाना, सुप्रीम कोर्ट और एज द केस में भी वहीं बताया। सबसेक्शन 4 नहीं बोला, वहीं बता दी सेम चीज। डन डन। अब एक सवाल का जवाब मिलने वाला है आपको। आपको यह भी समझ में आ गया होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना तो समझते हो कहां जाना है, और एज द केस में भी हाई कोर्ट तो भी समझते हो जी, हाँ हाई कोर्ट कहां जाना है। और एनी पर्सन, उन्होंने कोई पर्सन बता दिया उसमें भी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, इंसान ही है कोई। और एनी इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड वैसे, ये इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं? ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका काम क्या है, आर्बिट्रेशन करवाना। याद आ रहा है एक दिन एक डेफिनेशन स्किप करवाई थी, कौन सी? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। आप मत पेज पलटो, ये रहा आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। क्या बोला है? और आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन मींस एन आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर दिस एक्ट। कह रहे आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन वही है जो, कौन से इंस्टीट्यूशन है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने बता दिए कि इनके पास जाना, जिनको बताया गया यही क्या ट्रीट करेंगे आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, तो वही क्या होंगे, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन होंगे। और देखो सबसेक्शन 1 2 3 4 5 6 हैं जो सेक्शन 11 के, उनके बीच में एक छोटू सा सेक्शन आया जो बाद में आया, कौन सा? 3A डेजिग्नेशन ऑफ arbitral institution according to section 11 subsection 3A of the act, supreme court and the high court इनके पास क्या है, shall have the power to designate, क्या कर सकते हैं? डेजिग्नेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये वो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास पार्टीज जाएंगी। फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब समय अनुसार बता सकते हैं कि अब ये है अब ये है। आ गई बात समझ में? कौन से इंस्टीट्यूशन को बताएंगे? जो अच्छा लगता है उनको। ग्रेड सुना है कभी? ग्रेडिंग, ग्रेड ए मिला है जी, ग्रेड बी मिला है, ग्रेड सी। ए का मतलब बहुत ही अच्छा, बी एवरेज, सी ठीक है, डी नालायक, ई कति नालायक। ठीक है जी, बोला ना कति नालायक। ग्रेड तो कुछ भी हो सकते हैं, बनाने वाले के ऊपर है ना वो, तो उसने ए बी सी डी ई बना रखा है। कोई बना लेता है ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी, ऐसे बना लेते हैं ना। कोई बना लेता है ए प्लस प्लस, ठीक है जी, डबल ए प्लस, वो तो मर्जी है। तो कह रहे हैं आर्बिट्रेटर, जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बता सकती है कि ये वाले क्या है जी, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन है। कैसे बता सकते हैं? टाइम टू टाइम, जिनकी ग्रेडिंग की गई है किसके द्वारा? सिर्फ याद करना है, काउंसिल के द्वारा 43I के तहत। ये 43I 43I क्या है ये बाद में बता दूंगा, और काउंसिल क्या है ये भी बाद में बता दूंगा। इतना समझ में आ गया सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 से लेके सबसेक्शन 6 तक, समझे क्या? पक्का? अब हम एक बार बेयर एक्ट की तरफ जा रहे हैं। बेयर एक्ट समझते हो? ठीक है जी, ये कॉपी है उस एक्ट की जो पास हुआ, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। और एक बार के लिए हम देख लेते हैं इसमें जो हमने पिछले 2 दिनों में सेक्शन पढ़े हैं, सेक्शन 10 और सेक्शन 11। क्या कहता है सेक्शन 10? तो सेक्शन 10 कहता है जी,
देखो क्या कहता है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स सबसेक्शन 1 के अनुसार क्या लिखा है, द पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर प्रोवाइडेड दैट सच नंबर शैल नॉट बी एन इवन नंबर। और इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि पार्टीज ने अगर सबसेक्शन 1 के अनुसार नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो ट्रिब्यूनल में कितने आर्बिट्रेटर होंगे, सोल। इट शैल कंसिस्ट ऑफ ए सोल आर्बिट्रेटर, यानी कि इसमें क्या होगा, सिर्फ अकेला आर्बिट्रेटर होगा। आपके मॉड्यूल में कोई भी अलग बात लिखी है क्या इससे, है ये रहा सेक्शन 10, और चाहो तो तुम्हारी मर्जी है कि ये सब सेक्शन 1 है जी, ये सब सेक्शन 2 है। 11 पढ़ा है तुमने, एक बार यहां से पढ़ के बता दो, कुछ अलग पढ़ लिया हो तो। सेक्शन 11 अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, सबसेक्शन 1 a person of any nationality may be an arbitrator unless otherwise agreed by the parties। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, subject to subsection 6 parties are free to agree on a procedure for appointing the arbitrator और arbitrators। क्या 3 में ये नहीं पढ़ा क्या कि failing any agreement refer to in subsection 2 and in an arbitration with 3 arbitrator कैसे अपॉइंट करोगे, each party shall appoint one arbitrator and the 2 appointed arbitrators shall appoint the third arbitrator who shall act as the presiding। 4 ने क्या बोला, 3 वाला फेल हो जाए तो घबराना नहीं, 3 वाला अप्लाई हुआ और फेल हो गया, क्यों, या तो एक पार्टी नहीं ला पाई 30 दिन में, या जो अपॉइंटेड है वो नहीं ला पाए, तो कहां चले जाना, पार्टी के रिक्वेस्ट पे सुप्रीम कोर्ट, और एज द केस में बी द हाई कोर्ट और एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय सच कोर्ट। 5 ने क्या बोला, यही बोला ना कि पार्टीज ने डिसाइड नहीं किया, आर्बिट्रेशन थी सोल आर्बिट्रेटर वाली और पार्टी फेल हो गई, वो एक ही आर्बिट्रेटर नहीं आ रहा, तो कहां चले जाना, सबसेक्शन 4 के पास, जो क्या कहता है, सेम बात कहता है। आ रही है बात समझ में। 6 में यही तो बोला, तुमने बना लिया प्रोसीजर बट वो भी फेल हो गया, तो ऐसे अपॉइंट कर लेना। बोलो भाई, है कोई डाउट? ये पढ़ के बेयर एक्ट में क्या समझते हो तुम इस चीज से, क्या समझ में आती है? तुम बेयर एक्ट पढ़ रहे हो, तुम्हें बेयर एक्ट पढ़ना आ रहा है, ये आपका पोटेंशियल है। आ रही है बात समझ में? ये इंटेलिजेंस लेवल है आपका। अगर एक बच्चा ये कह रहा है ना मैंने मॉड्यूल में सेक्शन 11 पढ़ा, तो भाई तू बेयर एक्ट पढ़ना सीख रहा है, तुम कानून पढ़ना सीख रहे हो, ये पोटेंशियल आपका, ये इंटेलिजेंस लेवल है आपका, ये है जिगरा तुम्हारे अंदर। आई बात समझ में? ठीक है ना? इसे कहते बेटा पढ़ना, तुम लो पढ़ना सीख रहे हो, ये है आपकी मेहनत, और आपकी मेहनत है ये, आपकी लगन है ये, और किसी का कुछ नहीं है इसमें। ये मेहनत कर रहे हो तुम। पूछते हैं ना क्या क्या मिलेगा सीएस करके, अरे अभी तो शुरू किया है, तुम कानून पढ़ना सीख रहे हो भाई, तुम बेयर एक्ट उठा के पढ़ना सीख रहे हो, और इतना पढ़ लोगे, मेहनत कर लोगे, लेवल देखो आपका, कंपैरिजन करो। आप पूछते हो ना जी मैं सीएस कर रहा हूं, मेरा दोस्त नहीं कर रहा, मैंने क्या कर लिया जिंदगी में, आज ये पढ़ के देखो आप किस लेवल पे हैं और वो अभी क्या कर रहा है। इट्स क्वाइट पॉसिबल वो अभी तक लुकआउट कर रहा है, एडमिशन कहां लूं। आ रही है बात समझ में? और तुम थोड़े टाइम और पढ़ लो, तुम ये कहोगे कि ग्रेजुएशन का मेरा जो सिलेबस है मुझे सब आता है, और ये सच्चाई है। ये लिखा है 6 सबसेक्शन में, और एक बार बेयर एक्ट को ही देखते हैं, एक बार देखना क्या लिखा है। सबसेक्शन 7 क्या कह रहा है, अ डिसीजन ऑन अ मैटर इंटरेस्टेड बाय सबसेक्शन 4, 5 और 6। यहां पे 3 ही क्यों लिखे हैं, 4, 5 और 6? बोलो भाई। क्योंकि 4 में भी तुम कहां जाते हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास, 5 में भी वहीं जाते हो, 6 में भी वहीं जाते हो। तुम गए उनके पास और उन्होंने जो डिसीजन दिया, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और एज द केस में भी हाई कोर्ट ने दिया, या उस पर्सन ने, उस इंस्टीट्यूशन ने दिया, तो वो क्या होगा, इज फाइनल। उसको क्या मानेंगे, फाइनल मानेंगे। यानी कि इन्होंने जो दे दिया डिसीजन वही क्या है जी, फाइनल है। आई बात समझ में? समझे क्या इतना? एक बार क्या करते हैं, आपके मॉड्यूल के अनुसार एक बार कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। आपके मॉड्यूल में नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है क्या,
अगेन सुप्रीम कोर्ट, अब पढ़ाने की जरूरत है क्या ये? आप इनके पास गए हो अपॉइंटमेंट के लिए, किसके पास? सुप्रीम कोर्ट। और एज द केस में भी हाई कोर्ट और एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय देम। क्या बोलोगे इनको जाके? हैं जी, क्या बोलोगे? भैया भूख लगी है, खाना खिला दो? नहीं, आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दो। और ये क्या करेंगे? आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके देंगे ना? देंगे या नहीं देंगे? उससे पहले क्या चेक करें कि जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने वाले हैं वो सच्चा और अच्छा हो या ना हो? हो। वो कैसा हो? वो ऐसा इंसान हो, क्या हो? आर्बिट्रेटर है जी वो, ठीक है जी। आगे बात समझ, वो इंडिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल हो, ऐसा बोलो। भावुक क्यों हो गए आप? ठीक है जी। भाई सीधी सी बात है, आर्बिट्रेटर ऐसा अपॉइंट करके दे जी जिसके ऊपर कोई आकर के सवाल ना उठा पाए कि ये तो इम्पार्शियल है जी, पार्टी ये ना कह पाए ये तो इंडिपेंडेंट नहीं है जी। इसके बारे में भी आएगी बात, सेक्शन 12, सेक्शन 13, 14, 15 यही बताएंगे आपको कि आपका आर्बिट्रेटर निकम्मा निकला तो क्या करोगे, है ना, ऐसी चीजें। तो देखो क्या लिखा है, जब आप उनके पास जाओ तो वो क्या करें? बिफोर अपॉइंटिंग एन आर्बिट्रेटर, उस आर्बिट्रेटर से क्या मांग ले? शेल सीक ए डिस्क्लोजर इन राइटिंग फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव आर्बिट्रेटर। उससे लिखित में ये मांग ले, क्या मांग ले बता दूंगा, अभी आप ऐसे समझ लो कि उससे ये मांगे कि भाई आर्बिट्रेटर क्या लिख के दे? वो लिख के दे जी ये मेरा नाम है और मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि मैं इन पार्टीज से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट हूं, इम्पार्शियल हूं और मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द क्या कर दूं जी, इनके आर्बिट्रेशन को कंप्लीट कर दूं, इनका डिस्प्यूट सोल्व कर दूं। कुछ ऐसा कहता है। यहां पे ये लिखा है बस कि आर्बिट्रेटर से लिखित में मांग ले। क्या लिखित में मांग ले? सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 के अनुसार ये लिखित में मांग ले क्या कि एनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द आर्बिट्रेटर बाय द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। हमने एग्रीमेंट में लिखा था हमारा आर्बिट्रेटर तो सीएस ही होना चाहिए जी, हमारा आर्बिट्रेटर तो एडवोकेट होना चाहिए जी, कह सकते हैं ना हम। तो वो कोर्ट या वो पर्सन या वो इंस्टीट्यूशन क्या चेक करेगा? अपॉइंटमेंट से पहले उस आर्बिट्रेटर से रिटर्न में मांगेगा। क्या रिटर्न में मांगेगा? बोलो भाई, कि मेरे पास वो क्वालिफिकेशन है जो पार्टीज ने मांगी थी। आई बात समझ में? और वो सारा कंटेंट लिख देगा, डिस्क्लोजर कर देगा, वो सारे कंसिडरेशन सारी चीजें बताएगा जो कि जरूरी है उसकी अपॉइंटमेंट के लिए एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर के तौर पे। आई बात समझ? कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट और एज द केस में भी हाई कोर्ट, कहां लिखी गई है ये बात? सबसेक्शन 8 में दिख रहा है, सबसेक्शन 8 कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या पर्सन या इंस्टीट्यूशन अपॉइंटमेंट से पहले अगले से डिस्क्लोजर मांग ले राइटिंग में कि मेरे पास वो क्वालिफिकेशन है जो पार्टीज को चाहिए और डिस्क्लोज कर दे कि मैं क्या हूं जी, एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर हूं। आई बात समझ में? बोलो भाई। आप बस यहां पे क्या कर लेना, एक बार लिख लेना कि ये बात किसने बोली है, सेक्शन 11 सबसेक्शन 8 ने बोली है। आप सिर्फ इसको यहां पे लिख लेना ऐसे। डन? डन? कुछ मुश्किल है क्या? आपके मॉड्यूल में 6 के बाद ये 8 है डायरेक्ट, 7 है नहीं तो मत करना। बट 7 में क्या था मैंने आपको बता दिया, उसमें ऐसा लिखा होता था कि इनका डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा। आप लिखना मत, ना याद करना, आप मॉड्यूल के अनुसार चलेंगे। ओके, ये मॉड्यूल जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये वही है जी जो आईसीएसआई ने बनाया है और आईसीएसआई ने आपको दिया है, हम उससे पढ़ रहे हैं डायरेक्ट। ओके डन? बोलो भाई, क्लियर? इसके बाद आप क्या करो जी, सेक्शन 11 सबसेक्शन 9 एक बार खुद से पढ़ के बता दो। 60 सेकंड्स हैं, 60 नहीं, 60 ज्यादा है, 30 सेकंड्स हैं। स्टार्ट्स नाउ। जिसका कंप्लीट हो जाए वो हाथ उठा लेना। हाथ उठा लो, होता चले। 25 सेकंड, 30, बस रुक जाओ, मत पढ़ो। 8 से 10 बच्चे पढ़ पाए। आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत स्लो है, अगर आप 30 सेकंड्स में भी इतना सा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो
और जिन्होंने पढ़ लिया वो बताएं क्या लिखा है। वेरी गुड, क्लैपिंग। बस यही लिखा है, इतना ही लिखा था। बता दो तुम्हें नहीं पता, अगर हमारा डिस्प्यूट है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, अगर हम अलग अलग कंट्रीज के हैं, तो आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट किया जाए वो कोशिश करो कौन से देश का हो, अदर कंट्री, यही तो लिखा है फिर। और जिसको हैरानी हो रही है इसमें ये लिखा था, तो भाई इट मीन्स आपकी रीडिंग स्किल्स काफी वीक हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करो। और ये कैसे होगी, ये जब आप CSEET में थे मैं तब से बताता आ रहा हूँ। कहा था ना बेटा, जुलाई एंड का समय होगा, अगस्त का समय होगा, और मैं जचा जचा के टोंट करूंगा, है ना, कि पढ़ लेते तो। अभी भी मौका है जी, अगर आपकी रीडिंग स्किल्स आपको लग रहा है वीक है, आप पढ़ें, ठीक है जी। डिक्शनरी या साथ में मोबाइल फोन लेकर के बैठें, जिस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा उसका मीनिंग देखें, फिर पढ़ें, फिर भी नहीं समझ में आता क्लास में आकर के पूछें, अपने फ्रेंड से पूछें और इम्प्रूव करो। इतनी सी बात लिखी है। सबसेक्शन 9 क्या कहता है, सबसेक्शन 9 कहता है कि अगर अपॉइंटमेंट की बात आई, एक अपॉइंट करने की या तीन है तो तीन में तीसरा, सुन लो, एक है तो एनी अदर कंट्री, हम दोनों के देशों के अलावा, तीन है तो कोई बात नहीं, हो सकता है एक मेरी कंट्री का हो, मान लो इंडिया का, एक इनकी कंट्री का हो, फ्रांस का, जैसे इन्होंने कल बताया था। और कोशिश करना फिर जो तीसरा है वो कहां का हो, ना इंडिया का हो ना फ्रांस का। तो ये लिखा है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मुद्दा है। और देख लो कहां बोल रहा है जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट और एज द केस में भी हाई कोर्ट। ना 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 ना, समझ गए ना, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मुद्दा है तो कहां जाना, सुप्रीम कोर्ट में ही जाना, या उस पर्सन इंस्टीट्यूशन के पास जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। आ गई बात समझ में। और वो अपॉइंट कर देंगे एक, या जो तीसरा होगा कि उसकी नेशनलिटी क्या हो, अलग हो, डिफरेंट हो उनकी नेशनलिटीज से, जो क्या है जी, पार्टीज हैं। समझ गए। इसको पढ़ के इतना तो समझ में आया होगा कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मुद्दा होता है और कोर्ट में जाने की बात आ गई कभी भी, तो मतलब कौन सा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या उनका अपॉइंट किया गया पर्सन, या उनका अपॉइंट किया गया इंस्टीट्यूशन। समझे क्या, पक्का, सच्ची, अच्छा जी। अब सुनो जी, सेक्शन 11, सबसेक्शन 11 क्या कहता है, सुन लो भाई। अच्छा, डिस्प्यूट किस किस का है जी, मेरा है जी और इनका है जी, बोलो भाई। अब मान लो, ठीक है, अब ये मत कहना फ्रांस की है, ये अपने को भी पता है, दो घड़ी छोड़ के ही आती है। आई बात समझ में। तो ऐसा है जी, अब फॉर एग्जाम्पल देखो, कोर्ट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, अगर आर्बिट्रेटर अपॉइंट ना हो पा रहा हो तो जा सकते हैं। मैं भी चला गया, ये भी चली गई, मैं गया आज, ये गई 2 दिन बाद, मैंने जाके बोला आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दे दो जी, बोल सकता है नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं जी, हक है मेरा, ये बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं जी, हक तो इनका भी है डिस्प्यूट में। मैं भी गया, ये भी चले गए, अब कौन अपॉइंट करे, किसकी बात सही मानी जाएगी, मेरे वाले कोर्ट की, इनके वाले कोर्ट की, मेरे वाले की, इनके वाले की, सुप्रीम कोर्ट की। गया ही नहीं कोई सुप्रीम कोर्ट में, क्यों जाएंगे, मैं मेरे पास जो कोर्ट है उसमें जाऊंगा। मैं तो हिसार में गया, ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट गए, अब बोलो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, अब सुप्रीम कोर्ट। बोलो भाई, जिसके पास पहले गए हैं। देखो क्या लिखा है, सेक्शन 11 सबसेक्शन 11 स्टेट्स दैट, जहां पे मोर देन वन रिक्वेस्ट, एक से ज्यादा रिक्वेस्ट कर दीजिए, या तो 4 के तहत या 5 के तहत या 6 के तहत, किसके पास, चीफ जस्टिस ऑफ डिफरेंट हाई कोर्ट्स और देयर डेजिग्नेट्स। मतलब हाई कोर्ट ने 4 पर्सन बता रखे थे जी, अलग अलग एरिया में, मान लो एक रोहतक बैठा रखा है, एक हिसार बैठा रखा है, एक भिवानी बैठा रखा है, एक कहीं और बैठा रखा है। मैं एक के पास चला गया, ये दूसरे के पास चले गए, जा सकते हैं नहीं जा सकते, वे डिफरेंट चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं अलग अलग हाई कोर्ट के, उनके डेजिग्नेट किए पर्सन भी अलग हो सकते हैं। ये डिफरेंट हाई कोर्ट और देयर डेजिग्नेट्स, ये लाइन दोबारा से आ गई भाई, ये कट कर देना, 2 बार है ये। तो कह रहे हैं द हाई कोर्ट और इट्स डेजिग्नेट
to whom the request has been first made under the relevant subsection shall alone be competent to decide on the request। जो पहले गया है ना, मान लो मैं पहले गया हूं, तो मैं जिसके पास गया हूं सिर्फ उसी का हक है कि वो क्या करके दे, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दे। समझे क्या? बोलो भाई। अब गुड़िया के मन में ये आ रहा, सुर तो चले गए होंगे उसके पर्सन के पास जो हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया हुआ था, और गुड़िया हाई कोर्ट के पास गई है, तो हाई कोर्ट की नहीं माननी चाहिए, जो ऊपर है उसकी नहीं माननी चाहिए। क्यों? हाई कोर्ट ने जब अपॉइंट किया तो मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई? उस पर्सन की कोई वैल्यू नहीं है क्या? बोलो भाई। और मान लो आप वाली बात लिख देते हैं, ऊपर वाले की मानेंगे, और मैं भी उसी के पास गया जिसको अपॉइंट कर रखा है, ये भी उसी के पास गई जिसको अपॉइंट कर रखा है। अब दोनों ही हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया, अब कैसे मानोगे? सर जिसका पहले अपॉइंटमेंट हुआ उसकी मान लेंगे, हैं? बताओ भाई, फिर क्या करते हैं? मुझको क्या पता है। इसीलिए सीधी सी बात है ना भाई, जिसके पास पहले गए उसकी मान लेंगे, दिक्कत क्या है? पर क्या करना है? आर्बिट्रेटरी अपॉइंट करना है अपने को, तो रिश्ता थोड़ी करवाना है। आर्बिट्रेटरी चाहिए, वो नहीं हो रहा आपका, बेटा सुधार करो, ठीक है जी। और अभी सब्र करो। क्या उम्र है आपकी? 18। लड़के की शादी की उम्र 21 साल है बेटा। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं अब, ठीक है जी, मैंने तो बोला ही नहीं, मैं तो सच्चाई से वाकिफ हूं। क्यों होने दो ऐसी बात पूरी ठीक है जी। तो भाई सीधी सी बात क्या है, सेक्शन 11 सबसेक्शन 11 क्या कहता है? जिसके पास पहले जाओगे उसकी बात ही सही मानी जाएगी। ओके, डन डन। इसे एक बार अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी आप इतने मैच्योर नहीं हुए हो कि ये समझ पाओ। बोलो भाई। मॉड्यूल बंद नहीं करना। सेक्शन 11 सबसेक्शन 13। और तुम्हें ना पहले से आती हैं चीजें। एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, मान लो हमसे आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हो पा रहा है, ये जिनके बारे में कहती हैं उनको मैं मना कर देता हूं, मैं जिनके बारे में कह देता हूं बदला लेने के लिए ये भी उनके बारे में मना कर देती है। इसलिए हम गए हैं हाई कोर्ट के पास कि हाई कोर्ट हमें आर्बिट्रेटर दे दो। हाई कोर्ट ने बोला ठीक है जी अपॉइंट कर देंगे। 3 दिन बाद गए, सर आर्बिट्रेटर कर देंगे जी, क्या बात होगी? 10 दिन बाद कर देंगे जी। 2 महीने बीत गए, सर आर्बिट्रेटर, अरे बता देंगे। 6 महीने बीत गए। अब हम जाके बोले जी सर 6 महीने हो चुके हैं आपको, वो क्या कहेंगे? कहाँ लिखा है फिर? 6 महीने ले ले सकते हम, बर्डन कम है क्या हमारे पास? हो सकता था या नहीं हो सकता था? चलो हाई कोर्ट तो अच्छे होते हैं, मान लो जो पर्सन अपॉइंट कर रखा है वो कह दे अभी तो मैं व्यस्त हूं, एक ही डेजिग्नेट कर रखा है वही व्यस्त रहता है, तुम अकेले थोड़ी हो जो आर्बिट्रेटर मांगने आए हो, काम नहीं है क्या मुझे? और 2 महीने निकल गए, तीसरे महीने गए, अगले महीने आना अभी तो मेरी शादी है, कईयों की हो नहीं पा रही है। आई बात समझ में? बोलो भाई। टाइम पे टाइम निकलता जाए तो भाई, इसीलिए एक्ट ने लिख दिया प्रोवाइड्स दैट एन एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द सुप्रीम कोर्ट। मैं नहीं बोल रहा बार बार, वही लोग कितने जल्दी, एज द केस में भी, एज एक्सपीडिशियसली, मतलब एक्सपीडिशियसली का मतलब होता है जल्दी से, जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी। तुम नहीं बोलते एज सुन एज पॉसिबल, यहां पे नहीं चलता, वो लो है ये, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है? लो में मत लिख के आना ये चीजें, ठीक है जी, कि सच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शैल अपॉइंट एसएप द आर्बिट्रेटर, ठीक है जी। यहां पे लिखना है एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल एंड एंडेवियर, कोशिश करे, ये वो फोर्ड वाली नहीं है भाई, ठीक है जी। यहाँ पे कोशिश के लिए लिखा गया कि जल्द से जल्द कोशिश करे कि उस एप्लीकेशन को 60 दिनों में फारिग कर दे। 60 दिन कहां से? जिस दिन नोटिस गया था दूसरी पार्टी को। भाई मैं कोर्ट में गया कि जनाब मुझे आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवाना है, तो कोर्ट दूसरी पार्टी को भी तो नोटिस भेजेगा ना कि आपके साथ डिस्प्यूट है और एक पार्टी आई है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवाने, तो वहां से 60 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट करके दे दे। बोलो भाई, डन। ये कौन कहता है? सबसेक्शन 13। पैसा, आर्बिट्रेटर फीस तो लगेगी,
अब मुस्कान थोड़ी जो फ्री में डिस्प्यूट सॉल्व कर देगी, आर्बिट्रेटर फीस तो लेने कह रही है, मैं तो कौन करूं। आई बात समझ में? कोई ना बेटा, आपकी 11 रुपए की फीस होगी, ठीक है जी। तो आर्बिट्रेटर की फीस कितनी होगी जी? हमने अपॉइंट किया होता तो हम लिख देते, और अगला एग्री कर देता तो उतनी हो जाती। यहाँ पे अगर कौन भेज रहा है, बोलो भाई। सेक्शन 11 सब सेक्शन 14 कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द फीस ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। भाई कितनी फीस होगी, अब लिख दिया ना, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वर्ड आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि अगर वो अपॉइंट हो गया और वो काम करेगा तब वो आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहलाएंगे। इसलिए लिखा है कि उनकी फीस और फीस पे करने का तरीका हाई कोर्ट रूल्स बता सकते हैं, जो भी जरूरी लगे उनको भी कैसे फीस देनी है, किसको ध्यान में रख के, जो रेट्स फोर्थ शेड्यूल में बताइए। यानी कि इस एक्ट में एक शेड्यूल दिया गया है, उसमें जितनी जितनी बताइए भाई आर्बिट्रेटर की इतनी फीस तो होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट अपने रूल बना सकता है कि किस आर्बिट्रेटर की कितनी फीस देनी है जब उनको अपॉइंट किया जाएगा। बोलो भाई, आ गई बात समझ में? इतना ही पढ़ेंगे एक बार, और इतना अच्छे से पढ़ के आना, रिवाइज करके आना। एक बार बता देता हूं, हमने सेक्शन 11 से सबसेक्शन 6 पढ़े, जिसमें किसी को कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है जी। 7 आपके इसमें है नहीं, उसमें लिखा है कि इनका डिसीजन फाइनल होता है। 8 हमने पढ़ लिया कि जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रहे हैं उससे रिटर्न में लेंगे, ठीक है जी, कि वो क्या है जी, क्वालिफाई है, ठीक है जी, डिस्क्लोजर लेना है उससे। 9 क्या कहता है जी, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो कोशिश करना, मतलब अपॉइंट ही करना है, कोशिश का कहाँ का, अदर देन नेशनलिटीज ऑफ टू पार्टीज, ठीक है जी। 11 ने क्या बोला, जिसके पास पहले जाओगे वही बताएगा। और फिर 13 पढ़ा है, 13 क्या बताता है, जो एप्लीकेशन आई है अपॉइंटमेंट के लिए 60 डेज में क्या कर देना जी, डिस्प्यूट कर देना। और 14 क्या कहता है, फीस वही होगी, ठीक है जी, जो किसने बताई है, ठीक है जी, कोर्ट जो बताएंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टाटा, ठीक है जी, एंड टेक केयर, दैट्स इट फॉर द डे। अपना ध्यान रखें, पेरेंट्स का ध्यान रखें, और खूब मन लगा के पढ़ाई करें।